सुंदर नगरी के मुर्गा मार्केट में अतिक्रमण पर चला निगम का बुलडोजर। कई बार इलाके के लोगों ने की थी इसकी शिकायत। अवैध निर्माण को हटाया गया। गाजीपुर डंपिंग यार्ड में एक बार फिर लगी आग। नगर निगम की टीम आग पर काबू करने में जुटी। आसपास के लोगों को हो रही हैं परेशानियां। कड़कड़ुमा कोर्ट में संपन्न हुए शादरा बार एसोसिएशन के चुनाव। प्रवीण चौधरी बने अध्यक्ष, दीपक राय बने उपाध्यक्ष। पहली बार ईवीएम से हुआ चुनाव। जीटीबी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन की है कमी। रोज चल रहे हैं 50 ऑपरेशन। लोगों को हो रही हैं तमाम परेशानियां। और पूर्व दिल्ली में महिलाओं को रात में मेट्रो में जाने में लगता है डर। महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं। बस के मुकाबले महिलाएं मेट्रो में जाना करती हैं पसंद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्व दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। उत्तर पूर्व दिल्ली के सुंदर नगरी के मुर्गा मार्केट के लोग अतिक्रमण से काफी परेशान थे, जिसको लेकर उन्होंने निगम को और दिल्ली पुलिस को शिकायत भी की थी। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस और एमसीडी ने मिलकर इलाके में अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया है। अवैध निर्माण को कई जगहों से हटाया गया। जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को पूरी तरीके से साफ किया गया है। मंडी में अतिक्रमण की वजह से हो रही परेशानियां पहले से कम हुई हैं। मार्केट के लोगों का कहना है कि हम लोगों को जो परेशानी थी अब वो काफी हद तक कम हो गई है। भारी सुरक्षा बल इस दौरान तैनात रहा। पूर्व दिल्ली के गाजीपुर डंपिंग यार्ड में एक बार फिर आग लग गई है। डंपिंग यार्ड में जमा कूड़े के पहाड़ से लगातार धुएं का गुब्बार निकल रहा है। दिल्ली नगर निगम की टीम आग पर काबू करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर के वक्त एक बार फिर गाजीपुर डंपिंग यार्ड में आग लग गई और धीरे धीरे आग डंपिंग यार्ड के एक बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लगातार धुआं निकल रहा है, जो आसपास के रहने वाले लोगों को परेशान कर रहा है। उनको काफी सांस लेने में और आंखों में पानी आ रहा है। कड़कड़ुमा कोर्ट में शादरा बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। रात 1 बजे के आसपास इसकी घोषणा हुई। इस पर पहली बार चुनाव को ईवीएम मशीन से संपन्न कराया गया। इस बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर, मेंबर्स लाइब्रेरी, 2 मेंबर एग्जीक्यूटिव और एक महिला एग्जीक्यूटिव सहित कुल 11 पदों पर 67 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए थे। शादरा बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रवीण चौधरी बने हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दीपक पाल बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट कृष्णा चौधरी बने हैं। ऑनरी सेक्रेटरी रमन शर्मा, जॉइंट सेक्रेटरी विशाल शर्मा, एडिशनल सेक्रेटरी केशव यादव, ट्रेजरर में कांति प्रसाद मेंबर हैं। जो इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के वो बने हैं राहुल चौधरी। मेंबर एग्जीक्यूटिव बने हैं नितिन गिरी, रोशन चंद्र शाह और जो लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हैं वो अर्चना कुमारी बनी हैं। जीतने के बाद ढोल नगाड़ों पर लोग खूब नाचे, जश्न मनाया गया। कोर्ट का माहौल काफी अच्छा है। चुनाव के दौरान कोर्ट में सुरक्षा कड़ी रखी गई थी। जो जीते हैं उनके लिए खुशी का माहौल, और जो नहीं जीत पाए उन्हें जो है इस चीज़ को सोचना चाहिए कि जो भी जीता है उनका भाई है। और मैं उन सब से ये कहना चाहूँगा कि जिस शिद्दत से उन लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा था और जिस शिद्दत से वो लोगों के साथ मिल रहे थे, जिस शिद्दत से उनकी समस्याएं सुन रहे थे, जिस शिद्दत से वादे कर रहे थे, अब अपने चुने हुए प्रतिनिधियों का साथ दें उन वादों को निभाने में और बार की भलाई के लिए और वकीलों की भलाई के लिए। मुद्दा सिर्फ मेरा तब भी एक ही था और अब भी एक ही है कि कोर्ट में होने वाले सारे काम मोस्टली सरकारी हैं और सरकारी काम समय से हुआ करते हैं। वादे कर देने भर से या अपना बोर्ड चिपका देने भर से वो वादे पूरे नहीं हो जाते। बहुत अगर इलेक्शन एक तपस्या है तो इलेक्शन के बाद काम करना उससे भी बड़ी तपस्या है, ताकि इलेक्शन जीतते ही आदमी जो है उसे शक्ति का गुमान तो आ जाता है, मगर जो उसके कर्तव्य हैं शायद वो भूल जाता है।
यूथ ने हमें चुना है, जिसकी भी जो परेशानी होगी उसमें हर तरीके से हम मदद करेंगे। जिसको जो दिक्कत है, परेशानी है, तो पूरा उसे बरकरार रखेंगे कि भाई उनकी समस्या को सुना जाए और सुलझाया जाए। अब पहला मुद्दा यही है, हमारी जो नई टीम बनी है उसमें डिस्कस हुआ है कि भाई सब बैठ के बात करेंगे और जो भी पार्किंग की समस्या है उसे हल करेंगे। हाँ, तो उसमें यही सोचा गया कि भाई एक तो स्टिकर का या कोई बार कोड का प्रावधान किया जाएगा कि भाई गाड़ी एंट्री वही होगी जो रेगुलर यहाँ मेंबर है या जो आएगा, उसी हिसाब से व्यवस्था सुधारी जाएगी। जीटीबी अस्पताल में ओटी टेक्नीशियन की कमी है, जिसकी वजह से रूटीन और इमरजेंसी का रोज 50 से अधिक ऑपरेशन टल रहे हैं। जीटीबी अस्पताल में 148 ओटी टेक्नीशियन के पद हैं, जिसमें से 70 ओटी टेक्नीशियन ही काम कर रहे हैं। इनमें भी कई ओटी टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी नॉन क्लिनिकल पोस्ट पर लगाई गई है। वो नर्सिंग स्टाफ का थे और टीआरसी से एक ऑर्डर आया था कि भाई इनको 30 जून तक रख लिया जाए, लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी रही है कि वो इन्होंने, हमारे जो मेडिकल डायरेक्टर साहब हैं, इन्होंने चिट्ठी लिख के दी हुई है कि भाई इनको वहाँ पे जो वैक्सीन सेंटर है कि इनको रखा जाए। वहाँ से भी लेटर आया नहीं है, अगर आएगा तो उसका वेट कर रहे हैं, आए तो फिर लगाएंगे। स्टाफ की कमी तो भारी, स्टाफ की बहुत कमी है, तो हम तो चाहते हैं कि इनको डायबिटिक कैपेसिटी पर इनको रख लिया जाए, कॉन्टैक्ट पर इनको रख लिया जाए। जैसे कि LNJP में रखा हुआ है, LNJP में कई हॉस्पिटल में उनको रखा हुआ है, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब ने वो रख नहीं रहे। वो बोल रहे कि भाई मैं ऐसे नहीं रख पाऊंगा, मेरी पावर नहीं है। तो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया हुआ मेडिकल सेक्टर सारे सेंटरों पे, वहाँ से लेटर आएगा तभी रख पाएंगे। पेशेंट ऑपरेशन नहीं हो पाएंगे, पेशेंटों की डेथ होगी, ओटी बंद होने की संभावना, ओटी पक्का बंद होगी। और यदि अगर देखिए हमारे मेडिकल डायरेक्टर साहब ने लिख के दिया है कि भाई इनको सैंक्शन पोस्ट को फटाफट सैंक्शन किया जाए, लेकिन मेडिकल सेक्टर की यहाँ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अभी जोरबाग मेट्रो स्टेशन में महिला के साथ हुई बदसलूकी के बाद दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जोरबाग मेट्रो स्टेशन में महिला के साथ जिस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया गया, उससे महिलाओं में काफी गुस्सा है। सीसीएन की रिपोर्टर ने कड़कड़ुमा मेट्रो स्टेशन पर जाकर महिलाओं से उनकी सुरक्षा को लेकर बात की, तो उनका कहना है कि बस के मुकाबले मेट्रो में सफर करने में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि स्टेशन पर सुरक्षा होती है। लेकिन मेट्रो स्टेशन के अंदर कौन किस मानसिकता का है, ये कहा नहीं जा सकता। रात को मेट्रो से सफर करने में अपने आप को सेफ महसूस नहीं करते हैं। मैम बहुत सेफ होता है, वहाँ पे सेफ्टी बहुत है। हम तो बस और ऑटो कैब्स के कंपेरिजन में मेट्रो को ज़्यादा सेफ समझते हैं। मैम कभी भी किसी के साथ हो सकता है, ये हम नहीं कह सकते कि मेट्रो अनसेफ है इस वजह से हुआ है। आप रोड पे भी जाओगे तो वहाँ भी हो सकता है। ये जो वहाँ की प्रशासन है उसके वो थोड़ा सा वीक है वहाँ। सिक्योरिटी, हाँ जी सिक्योरिटी। अप्रॉक्स हो गए टाइम 4-5 इयर्स ट्रैवल करते हुए। तो कैसा फील, कैसा सेफ? मुझे तो कभी कोई ऐसा इशू नहीं आया आज तक। सेफ वगैरह मौजूद होते हैं वहाँ पर? हाँ बिल्कुल, हर जगह होते हैं। कभी ऐसा ऑब्वियस सी बात है, ये जो भी हमारे उधर अवेलेबल जो भी स्टाफ वगैरह है वही उन्हीं का ही। मुझे तो ठीक फील होता है, आने जाने में सेफ फील होता है। किसी बसों में छेड़खानी होती है ऑटो वगैरह में? नहीं, आजकल तो डेली की बस में भी ठीक फील होता है, क्योंकि वहाँ पे भी सेफ फील होता है मुझे तो। बात सिक्योरिटी की नहीं, कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनके थॉट्स वगैरह मतलब ऐसे होते हैं, वो तो आपको हर जगह मिलते हैं। हाँ, उसके लिए ये कर सकते हैं कि मतलब गर्ल्स की लाइन अलग और एज अ बॉयज़ की लाइन मतलब स्टार्टिंग से आप अलग कर दो, तो ये चीज़ हो सकती है, जिससे कि वो मतलब इकट्ठा ही नहीं हो। मेट्रो में ही सेफ फील होता है, उल्टा बस में इतना नहीं होता है। अगर बस में होता तो हम शायद बस में सफ़र कर लेते, लेकिन मेट्रो में ज़्यादा सेफ फील होता है। पूर्व दिल्ली में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ रही गर्मी की वजह से लोगों को परेशानियां हो रही हैं। तेज धूप और लू के थपेड़े दोपहर में लोगों के चेहरे पर पड़ते हैं। लोग दोपहर में बाहर कम निकलते हैं। गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए लोग पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं। गर्मी से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खान पान का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ठंडे और तरल पदार्थों का इस्तेमाल, सेवन लगातार लोग कर रहे हैं। हो रही है दिक्कत, तो हल्की दिक्कत तो परेशानी है ही। क्या क्या दिक्कत हो रही है गर्मी में? यही दिक्कत है बस, थोड़ी बच्चों को ज़्यादा उल्टी दस्त की परेशानी होती है। लू वगैरह तो चल रही है? हाँ, लू वगैरह चल रहे हैं, तल मंदिर बैठ लेते हैं, ऐसी चला के गाड़ी में। सबको इंतजार पूरा ही कर रहे हैं, उसका बारिश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। गर्मी हो रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। लूज मोशन, वॉमिटिंग, गर्मी, चक्कर आना, यही सब हो रहा है। गर्मी से तो कोई वो नहीं है, पानी बहुत पियो,
ध्यान रखो, ठंडा वंडा सब कुछ। मैम बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे लिए तो वर्क फ्रॉम होम ही बहुत अच्छा था। हम चाहते हैं कि दोबारा से वही हो जाए, कोविड ना आए, वर्क फ्रॉम होम हो जाए। मैम बहुत ज़्यादा। मैम छोटे बच्चों का तो ऐसा है कि इमरजेंसी में उन्हें लेके जाना पड़ता है, बट यह है कि वो भी, उनको भी ले आते हुए बाहर डर लगता है। और बीमारियों का तो मैम ये है कि लू लग जाती है, चक्कर आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है। गर्मी तो बहुत रहती है। कितनी गर्मी रहती है? काफ़ी गर्मी लगती है। काम के लिए तो निकलना पड़ता है ना, क्या करें। लो तो अभी जब चली थी 2-3 दिन चली थी तो उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी थी, छुट्टी करनी पड़ गई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि आर्य समाज की विवाह प्रमाण पत्र जारी करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बीवी की बेंच ने आरोपी के वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि लड़की बालिग है और दोनों ने एक आर्य समाज मंदिर में शादी की है। उनके पास दस्तावेज के तौर पर इसका एक विवाह प्रमाण पत्र भी है। इस पर सीसीएन के रिपोर्टर मोहित शर्मा ने एडवोकेट पीयूष जैन से बात की तो उनका कहना है कि जो मंदिर आर्य समाज में शादी करते हैं, उन मंदिरों में जो पंडित होते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से परेशानियां आगे आती हैं। आर्य समाज मंदिर का जो सर्टिफिकेट है उसकी कभी भी कोई लीगल वैलिडिटी नहीं थी, क्योंकि आर्य समाज मंदिर को कोई भी सर्टिफिकेट इशू करने का कोई अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा कि आर्य समाज मंदिर में जो शादी हुई है वो इनवैलिड है या इलीगल है। शादी लीगल है, लेकिन आर्य समाज मंदिर के जो पंडित हैं जो सर्टिफिकेट इशू करते हैं, वो जो सर्टिफिकेट है वो इलीगल उसको बोला है उन्होंने। आप चाहें तो आर्य समाज मंदिर में शादी करके अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पे जाके अपनी शादी को रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के अंदर प्रोविज़न ये है कि लड़का या लड़की जहाँ भी रहते हैं उनके हिसाब से टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बनता है, वहाँ जाएं और एसडीएम के यहाँ अपनी शादी रजिस्टर करा लें और उसके अंदर प्रूफ के तौर पे शादी की जो फ़ोटो है जो आर्य समाज मंदिर में उन्होंने करी है तो उसकी वो फ़ोटो लगाई जा सकती है। आर्य समाज मंदिर को कभी भी कोई राइट जो है सर्टिफिकेट देने का नहीं था। ये तो खाली एक फॉर्मेलिटी है कि हाँ जी शादी हो गई प्रूफ के लिए, बस। वो जो उसके जो प्रूफ है उसको लीगल वैलिडिटी नहीं है कि उसको मानना जरूरी है। जो लीगल वैलिडिटी है वो एसडीएम द्वारा जो जारी सर्टिफिकेट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत होता है बेसिकली, ये अलग से बनाया हुआ प्रोविजन बनाए हुए हैं, उसके अंदर जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी वैल्यू है। दिल्ली में अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराना आसान हो जाएगा। इससे पहले प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए लोग ट्रेडिशनल तरीकों को अपनाया जाता था। जी हाँ, ट्रेडिशनल, जिससे काफ़ी समय लग जाता था। कई बार लोगों को लंबी लाइनों में भी लगना पड़ता था। लेकिन अब दिल्ली सरकार आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को और सरल और आसान बनाने जा रही है। आपको बता दें, सब रजिस्ट्रार ऑफिसों में अब बायोमेट्रिक स्कैनिंग, प्रमाणीकरण और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम से रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस संबंध में राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने शुक्रवार को सब रजिस्ट्रार ऑफिस और एसडीएम ऑफिस प्रीत विहार का निरीक्षण किया है। इस पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने प्रॉपर्टी डीलर्स से बात की तो उनका कहना है कि वैसे रजिस्ट्रार ऑफिस में लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक तो मिलती नहीं है, ना एसी है, ना पीने का पानी ठीक से मिलता है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अच्छा है, लोगों को ये सुविधा मिलेगी तो उनको रजिस्ट्री कराने में आसानी होगी। देखिए, जब हम रजिस्ट्री करवाने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या में समय की लगती है। कम से कम 2 से 3 घंटे का समय ख़राब हो जाता है और आज की डेट में लोगों के पास समय की वैल्यू ज़्यादा है। फाइनेंशियली तो आदमी किसी भी तरीके से अरेंज कर लेता है, लेकिन जो समय है वो बहुत कीमती है। तो मैं इस पहल की एक अच्छी शुरुआत बोलूँगा और उसके साथ साथ जो भी वहाँ कमी पेशी है उसको मैं कहूँगा दूर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जैसे इन्होंने बोला बायोमेट्रिक होगा तो उसका सही तरीके से पालन होना चाहिए। टाइम बहुत लगता है वहाँ पे जाओ, कोई किसी को ढंग से अटेंड नहीं करता, ना वहाँ पे बैठने की वहाँ पे व्यवस्था है कोई, ना ही वहाँ पे पानी पीने के लिए पानी है, कुछ भी नहीं है। गर्मी में बेहाल है, ना कोई नंबर का मालूम चलता है किस नंबर से चल रहा है किस नंबर से नहीं चल रहा। जब भी पूछो किसी से कितना टाइम लगेगा, 1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट, बस नंबर आ रहा है। कुछ ऐसे भी देखा गया है कि कुछ बिना नंबर के भी वहाँ पे चले जाते हैं। इतना टैक्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद हमारी जो मिट्टी पलीत होती है वहाँ पे गर्मी में बुरा हाल, बैठने की जगह नहीं है, पानी पीने को नहीं है। पहले पार्किंग की मेजर व्यवस्था है उसको बिल्कुल पास में करें जहाँ रजिस्ट्री होनी है। वहाँ पे खड़ी करते क्रेन आ जाती है, उनका बिजनेस बना हुआ है कि गाड़ी खड़ी करी, क्रेन आएगी उठा के ले जाएगी।
उसके बाद भागो यहाँ से, ऑटो करो, कोई कन्वीनियंस करो, लिफ्ट मांगो और वहाँ पे जाके 500 रुपये 1000 रुपया उसका चालान का दो। टोकन लेना पड़ता है, वहाँ जाके टोकन लेने के बाद एंट्री वगैरह करने में जो भी उनका सिस्टम है उसी अकॉर्डिंगली वो टाइपिंग करते हैं, आधा 1 घंटा उसमें भी लग जाता है नॉर्मली। आसान तो मैडम ऐसा कुछ नहीं है, अपॉइंटमेंट स्लॉट वहाँ पर 120 हैं और 1 हफ्ते तक की अपॉइंटमेंट वहाँ पर बुक है। किसी को आज इमीडिएटली रजिस्ट्री करानी है वो करा नहीं सकता, अपॉइंटमेंट स्लॉट अगर होगा तभी हम वहाँ पर जाके रजिस्ट्री करा सकते हैं और बिना उसके अपॉइंटमेंट के वो डॉक्यूमेंट करते नहीं हैं और जाके हम किसी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है तो डीएम के पास जाना पड़ता है, डीएम भी उस पर कोई सुनवाई करते नहीं है। कि दिल्ली पुलिस ने किडनी का काला कारोबार करने वाले एक रैकेट का खुलासा किया है। इस रैकेट को राजधानी के पौष इलाके हौज खास से ऑपरेट किया जा रहा था। वहीं किडनी निकालने का काम हरियाणा के सोनीपत में होता था। यही नहीं, इस धंधे में शामिल शातिर किडनी डोनर को सिर्फ 3 लाख रुपए देते थे, लेकिन इसे बेचकर जरूरतमंदों से 30 लाख रुपए तक वसूलते थे। इस मामले पर सीसीएन की रिपोर्टर वंदना ने पूर्व दिल्ली के वरिष्ठ डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि जो भी इन कामों में संलिप्त हैं, चाहे वो डॉक्टर हों या आम लोग, उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही डॉक्टर्स ने कहा कि हमारे देश में किडनी की कमी है, 5 लाख किडनी की जरूरत है, मात्र 10,000 मिलती हैं। लीगल तरीके से भी किडनी को दान करना चाहिए। हमारे देश में लोगों को जागरूक करने की भी कमी है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना बेहद ज़रूरी है, तभी उनको बात समझ में आएगी, तभी डोनेट करेंगे। किडनी की ज़रूरत है ज़्यादा है और सप्लाई कम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। किडनी की देश के अंदर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। किडनी फेलियर के पेशेंट भटकते रहते हैं, उन सबको डॉक्टर बता देते हैं रिप्लेसमेंट करनी है, लेकिन कहाँ से करनी है उस नाते, क्योंकि ये कि सिस्टम है, ह्यूमन एंगल्स है, इसके अंदर हर आदमी एक इजी रास्ता अपनाने की कोशिश करता है। वो पेशेंट चाहे टाउट के पास जाएगा, चाहे उनके बीच के जो बिचौलिए होते हैं उनके पास जाएगा। पैसे की कमी नहीं है, पैसे देना चाहता है और किडनी लेना चाहता है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि देश के अंदर कुछ साल पहले एक ऑर्गन डोनेशन का प्रॉपर एक्ट बना। उस एक्ट के अंतर्गत एक पूरा का पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन बिल्कुल ही प्योरली इलीगल तरीके से हो, जिसके अंदर कोई कागज पत्र ना हो, कोई किसी की कंसेंट ना हो आए, क्योंकि डोनर भी बहुत घूमते हैं आज की तारीख में, जो पैसा लेकर अपनी किडनी देने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि इन केसेस के अंदर दिल्ली वाले में आपने देखा कि बाहर के लोग आए हुए, उन्होंने अपना धंधा पानी के लिए आए, पैसा नहीं था, किडनी बेचने को तैयार हो गए। तो ये एक ही बहुत बड़ा नेक्सस है और इसके ऊपर मुझे लगता है कि सरकारों को, पुलिस को पूरी कार्रवाई करनी चाहिए। 5 लाख किडनी की ज़रूरत है देश में। इतने केसेस हैं जिनमें 5 लाख किडनी का ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है। वो कितने रहे हैं? 10,000 सिर्फ। कितना गैप है? 4,90,000। तो अभी अपने को जो गैप इतना ज़्यादा है तो इसीलिए कालाबाजारी है। डिमांड सप्लाई गैप बहुत ज़्यादा है। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो वॉलंटरी डोनेशन है। वॉलंटरी डोनेशन में क्या हो रहा है कि जैसे महिला अगर बीमार है, महिला को किडनी की ज़रूरत है, उसको देने वाले कम मिलते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि वो ज़बरदस्ती गलत सलत पेपर बनाकर किसी भी अननोन आदमी को उसका रिश्तेदार बनाकर दिखाना चाहते हैं, महिलाओं को नहीं देना चाहते। ये एक फैक्ट है। इसके अलावा जो मेल हैं उनके लिए फिर उनकी क्या पत्नियाँ आती हैं आगे, क्योंकि जो पता चला जो पेरेंट्स हैं वो अनफिट हो जाते हैं, बच्चे छोटे होते हैं, तो उनकी पत्नी आती है सामने, तो वो कुछ देते हैं। तो टोटल 5-6 हज़ार लाइव डोनेशन है और 4-5 हज़ार डिसीज्ड डोनेशन। डिसीज मतलब जो कैडेवर डोनेशन जिसको कहते हैं हम, जो ब्रेन डेड से किडनी लेके निकाल देते हैं। उसमें यहाँ पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है, मेडिकल फ्रेटर्निटी का कहना है कि देश में डिसीज डोनेशन प्रोग्राम को बढ़ावा मिलना चाहिए। जब इतना गैप है तो कालाबाजारी होनी एक लाजमी सी चीज़ है। उसमें बहुत सारे लोग लालची हो जाते हैं, कालाबाजारी करते हैं। हमको इन जो कानून है उसको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा कि अननोन जो रिलेटिव है, अननोन जो है, वो अननोन आदमी आउट ऑफ लव दे सकता है किडनी, नहीं, अननोन आदमी पैसे के कारण नहीं दे सकता, वो गैर कानूनी हो जाएगा। तो कुछ इस तरह के हमने प्रावधान शायद लाने पड़ेंगे कि जिससे किडनी डोनेशन को जो प्रोसेस है आसान हो।
पीडब्ल्यूडी ने रोड नंबर 58 का सौंदर्यीकरण शुरू कर दिया है। सूरजमल बिहार में साइकिल ट्रैक, सर्विस रोड, पार्किंग और दोनों रोड पर डिवाइडर तरफ पेड़ भी लगाए जाएंगे। इस पर हमने स्थानीय विधायक ओपी शर्मा से बात की तो उनका कहना था कि वे इस कार्य के लिए काफी दिनों से दिल्ली सरकार से कह रहे थे, पर हमेशा दिल्ली सरकार, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी काम में अड़चन डाल रहे थे। अब परमिशन मिलने के बाद काम शुरू हुआ है और जल्दी सूरजमल बिहार को नई सौगात मिल जाएगी। देखिए, बहुत दिन से हम क्षेत्र के विकास के लिए लगातार सदन और सदन से बाहर बात करते रहे, बोलते भी रहे। अनेक सुविधाएं खेलने वाले लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नागरिकों के लिए यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विकसित की गई। अब उसके चारों तरफ का नंबर है, जो पेड़ पौधे हैं सही से पनपें, हरियाली बढ़े, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, प्रदूषण घटे। तो इसके लिए जो लगातार काम हो रहा है वो अब लोगों को दिखना चालू हुआ है। आने वाले समय में हमारे क्षेत्र में ग्रीनरी जो आज है, आज से और ज़्यादा होगी। इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। तो सर, ये साइकिल ट्रैक बन रहा है, ये किस किस एरिया में बन रहा है आपकी विधानसभा में, और कब तक ये बन सकता है पूरा? देखिए, काम चालू हो गया है और मुझे लगता है जल्दी बन जाएगा। दिल्ली की निकम्मी केजरीवाल सरकार के 2 डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी और दूसरा वन विभाग, हालांकि शहर में वन का कोई लेना देना नहीं है, आपस में लड़ते हैं। एक सरकार के 2 हिस्से और हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं, जिनकी वजह से इस काम में डिले हुआ। लेकिन अब गवर्नर महोदय के संज्ञान में हम इन चीज़ों को लाए हैं, जो नवनियुक्त गवर्नर साहब हैं, और आज ही हम उनसे मिले हैं और उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि ये दोनों डिपार्टमेंट के मामलों को जल्दी शॉर्ट आउट करके विश्वासनगर क्षेत्र की जनता के हित में ग्रीनरी और साइकिलिंग, इस तरह की जो एक्टिविटी हैं, इनको जल्द से जल्द पूरा कराना का उन्होंने हमको वचन दिया है। इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्व दिल्ली के जागृति एन्क्लेव के जैन अस्पताल के अंदर एसी में आग लगने की घटना सामने आई है। आग लगने की खबर से अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। वहीं मौके पर फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें, फायर ब्रिगेड को आग लगने की खबर 4:45 पर मिली थी। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंच गई, जिसकी वजह से किसी भी तरह की कोई भी हताहत होने की खबर नहीं है, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। और पूर्व दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN लाइव को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।